हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल MEG 14 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके कुछ लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट्स करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज्वाइन द क्लासेस फॉर दिसंबर एग्जाम। हमारे जून एग्जाम के सभी बैचेस ओवर हो चुके हैं। आप लोग जानते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की पीडीएफ्स हैं मेरे पास। PDF 1 2 3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MEG 14 ऑल्सो। एक में फिक्शन नॉन फिक्शन प्ले हैं, एक में पोएट्रीज हैं और एक में ऐसे क्वेश्चंस हैं। एंड दिस इज द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, जिस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, वो प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी आपके क्वेश्चन पेपर की आरटीसीज को एनालाइज करने से, आरटीसीज के बारे में लिखने से। तो इन 3 तरीकों से आपको लिखना है: रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस अबाउट 40 वर्ड्स की पोएट्री ली कहाँ से गई है, जैसे कि ये पोएट्री बम्बल बी नाम की, ये लाइंस बम्बल बी नाम की पोएट्री से ली गई हैं जो कि दीनानाथ नदीम की लिखी हुई है। कंटेक्स्ट क्या है ये बताना होता है आपको कि हमारा स्पीकर एक ब्लैक बम्बल बी से बात कर रहा है और बम्बल बी को कह रहा है कि कुछ डिजायर्स को फुलफिल कर दीजिए, और बम्बल बी को एक स्पेशल क्रीचर ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करना होता है थोड़ा सा और डिटेल में कि इन लाइंस में कहा क्या जा रहा है। नेचर के बारे में है, नेचर से बात करने के बारे में है, ब्यूटी के बारे में है नेचर की, बम्बल बी की मैजिकल पावर के बारे में है। और ऐसा लग रहा है कि बाय हेल्पिंग द फ्लावर ओपन द बी कैन हेल्प द विमेन फाइंड पीस और जॉय। किसी को अगर फ्लावर ओपन हो जाता है बम्बल बी की हेल्प से, तो आसपास सभी को, स्पेसिफिकली विमेन को, पीस मिलेगी। ये पोएट्री शो करती है कि नेचर और इमोशन किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कुछ रिपीटेड पोएट्री लाइंस प्रोवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको एग्जाम में एक आइडिया भी मिल जाएगा कैसे आंसर करना है। साथ ही साथ आप आरटीसी की पीडीएफ से जरूर स्टडी करिए, जिसमें मैंने पोएट्री की डिटेल्स भी दी हैं इनिशियली। All of her flesh and bones they had consigned to the flames, but how she continued living, no one can understand. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से पोएट्री ली गई है। द लास्ट ड्रीम बाय युम्बलेम्बेम इबोमचा सिंह। पूरा नाम याद ना रहे तो इबोमचा सिंह, सिर्फ इतना नाम आप जरूर लिखिए और पूरी पोएट्री क्या एक्सप्लोर करती है एक सेंटेंस में लिख दीजिए। विलेजर्स एक ओल्ड वीमेन को क्रिमेट करती हैं, लेकिन शायद उनकी स्पिरिट्स बची रह जाती हैं जो उन्हें कंफ्यूज करती हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर एबल टू सी द वीमेन इवन आफ्टर हर बॉडी इज गॉन। ये लाइंस हाईलाइट करती हैं कि लाइफ में कितनी मिस्ट्री है। एक विमेन की स्पिरिट अभी भी परसिस्ट करती है आफ्टर क्रिमेशन। पोएट सजेस्ट करते हैं कि डेथ में नॉट बी द क्लियर एंड, और लाइफ कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में फिर से चलती रहती है। विलेजर्स भी ट्रबल्ड हैं बाय द आइडिया दैट डेथ माइट नॉट ऑलवेज बी फाइनल। सो द लास्ट ड्रीम बाय इबोमचा सिंह। द स्टोन स्पीक्स इन फॉरेस्ट। इस पोएट्री से भी आपको बहुत बार एक्सर्प्ट्स आते हैं, तो पूरी पोएट्री कवर करिए अपने एग्जाम के लिए। A man with a broken heart came today, accompanied by his lady love, sprayed dreams and tears on the stone, and went away, rowing up streams. चंद्रकांता मूरा सिंह जी की पोएट्री है स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। एक स्टोन है, एक पत्थर है कहीं पर, जो रिप्रेजेंट करता है कि मैं तो हमेशा रहा, मेरे आसपास आने वाले लोग बदलते चले गए। कभी कोई हार्ट ब्रोकन इंसान आया, कभी कोई किंग आया, कभी कोई कपल आया। द हार्ट ब्रोकन मैन सीकिंग सॉलेस पोर्स हिज फीलिंग ऑन टू द स्टोन। स्टोन तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन हमें दिखाया गया कि अगर स्टोन बोल पाता तो किस तरीके से स्टोन हमें बताता है कि कितने ह्यूमंस वहां पर आए अलग 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 इमोशंस के साथ। ये लाइंस एम्फेसाइज करती हैं कि ह्यूमन की इम्परमानेंस है, ह्यूमंस की लाइफ टेम्परेरी है। स्टोन यानी कि एक ऐसी चीज जो कि नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेचर इज फॉर एवर।
लोगों के इमोशंस, लोगों के हार्ट ब्रेक, लोगों का अफेक्शन, ये सब कुछ स्टोन ने देखा है, नेचर ने देखा है। लेकिन नेचर जो है वही परमानेंट है। वो इंसान जो उस नेचर को पोर्ट्रे करते हैं वो आते रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहे हैं, जाते रहेंगे। नेचर रिमेन्स कांस्टेंट। Next lines are taken from Mother Serious by Kondapudi Nirmala. ये पोइट्री भी आपको पूरी कवर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री है। ये लाइंस इसी पोइट्री से ली गई हैं। कंटेक्स्ट देखिए क्या है इस पोइट्री का। एक मदर है जो कि अपनी लास्ट स्टेज पर है, उनकी इमोशनल और फिजिकल सफरिंग चल रही है उनके फाइनल डेज में, और वो अपने आसपास अपने बच्चों की, अपने रिलेटिव्स की बातें सुन रही है कि एट प्रेजेंट हाउ शी हैज बिकम अ बर्डन। तो शी इज सेइंग कि मेरे कान ये सुन सुनकर बहुत हेवी हो गए हैं, एंड आई हैव टू कैरी द वेट ऑफ योर वर्ड्स नाउ। तो लाइंस हाईलाइट करती हैं एक मदर की थकान, उनका एग्जॉशन, उनके कान ये सब कुछ सुनकर, इमोशनल बातें अपने बारे में सुन सुनकर बहुत हेवी हो चुके हैं। पोइट्री कॉन्ट्रास्ट करती है कि वंस अपॉन अ टाइम इसी मदर का नर्चरिंग नेचर रहा होगा, कभी ना कभी इस मदर ने सबकी देखभाल की होगी। एट प्रेजेंट शी इज सिटिंग हेल्पलेस, और उन्हें बाकी सबकी बहुत बातें सुननी पड़ रही हैं। उनके लिए आइसोलेशन है, उनके लिए सफरिंग है। शी इज अ बर्डन ऑन एवरीवन एल्स। नामदेव ढासल जी की सभी पोइट्री जरूर कवर करिए। ये मैंने जो एक्सर्प्ट लिया है दैट इज फ्रॉम अ नोटबुक ऑफ पोम्स बाय नामदेव जी। बहुत ही पॉपुलर दलित राइटर रहे हैं ये। हाउ कैन आई राइट द अल्फाबेट्स ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑन द ओल्ड पेपर। पोइट्री में एक्सप्रेस किया गया है कि किस तरीके से दलित राइटर्स को, सो कॉल्ड लोअर क्लास राइटर्स को आराम से दुनिया आगे नहीं आने दे रही है। उनके पास बहुत टैलेंट है, कॉन्स्टलेशन के बारे में लिख सकते हैं वो, लेकिन रिसोर्सेस क्या है? टू राइट ऑन ओल्ड पेपर। मेटाफोरिकली बोला गया है कि हमें नए टूल्स, नई टेक्निक्स, मॉडर्निज्म से एक्विंट नहीं कराया जाता है डेलिब्रेटली, ताकि हम पुराने ही बने रहें। पोइट्री क्वेश्चन करती है डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग रेवोल्यूशनरी और कॉस्मिक और न्यू और मॉडर्न आइडियाज, राइट, जो कि करने नहीं दिया जाता। सोसाइटी जो है वो सप्रेस करके रखती है दलित्स को, लोअर क्लासेस को। उनके पास अल्फाबेट ऑफ कॉन्स्टलेशन है, लेकिन पेपर पुराना ही है। इसी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन होती है उन सभी टैलेंटेड लोगों को जो अनफॉर्चुनेटली किसी लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। I whispered hope to my hungry belly and gazed with hungry looks at the moon flooded sky. Lines taken from The Moon by दीनानाथ नदीम। मून जिसको इतना रोमांटिसाइज किया जाता है, प्यार मोहब्बत की बातें की जाती है मून को देखकर, लेकिन एक पुअर पर्सन, एक हंग्री पर्सन को क्या नजर आएगा मून में? रोटी। दैट इज द थीम ऑफ दिस पोइट्री। इस पोइट्री में स्पीकर कॉन्ट्रास्ट करते हैं मून का अनयूजुअल रोमांटिक सिंबोलिज्म with the harsh reality of hunger. For poor, the moon represents not the beauty but longing for food and sustenance. Right? एक गरीब इंसान को, एक भूखे इंसान को मून में रोटी ही नजर आएगी। तो ये लाइंस रिफ्लेक्ट करती हैं स्पीकर की हंगर, where the moon, instead of being a symbol of beauty, becomes the reminder of unfulfilled desires for food, रोटी। स्पीकर हंग्री लुक्स के साथ मून की तरफ देखते हैं, ना कि रोमांटिक लुक्स के साथ, और उनकी पुअर और हंगर लॉन्गिंग से मून फ्लडेड स्काई को देखकर। किचन बाय विमला, मेरा पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है लाइन बाय लाइन इस पोइट्री पर, वो आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। किस तरीके से किचन में कन्फाइंड रखा जाता है फीमेल्स को भी, इवन फ्यूचर फीमेल जनरेशंस को भी, दैट इज टोल्ड इन दिस पोइट्री। स्पीकर रिफ्लेक्ट करती है कि किचन की तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, लेकिन क्या लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसके साथ? उस एंडलेस लेबर का, उस ऑपरेशन का एंड हुआ है जो कि विमेन के साथ जुड़ा है।
और कहीं ना कहीं वो कहती हैं कि इन किचन्स को तो डिमोलिश कर देना चाहिए। एक लिबरेशन चाहती हैं फ्रॉम द साइकिल ऑफ डिह्यूमनाइजिंग वर्क दैट कन्फाइंस women. Our children are about to enter these lonely kitchens. Come for their sake. Let's demolish these kitchens now. तो किचन एक तरीके से एक ब्रेक फ्री होने का सिंबोलिज्म है, उस ऑपरेशन को तोड़े जाने का, उस मोनोटोनस काम को तोड़े जाने का सिंबोलिज्म है किचन का डिमोलिशन। रेफरेंस टू चिल्ड्रन एंटरिंग द किचन सजेस्ट्स अ साइकिल कि आज ऐसा हुआ है कल भी तो यही होगा, फ्यूचर जेनरेशन की सारी फीमेल्स के साथ भी तो यही होगा, कम से कम उन्हें एक फ्री लाइफ दे दी जाए। किचन जो कि सिंबल ऑफ वार्मथ माना जाता है has become the place of isolation and oppression, and there is a call for its destruction for future change and future liberation. आजादी चाहिए अब किचन से। तो ना सिर्फ ये पोइट्रीज बल्कि सभी पोइट्रीज कवर करिए जो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड की हैं, या एटलीस्ट प्लेलिस्ट में से सभी पोइट्रीज कवर करिए अपने इस एग्जाम के लिए। काफी अनप्रिडिक्टेबल रहता है एग्जाम और इस बार काफी टफ क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द वे ऑफ एंडिंग ऑफ संस्कारा? तो संस्कारा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए जरूर पढ़िए। एंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, पूरी स्टोरी तो आपको पता होनी ही चाहिए। प्रणेशाचार्य जो कि एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण है, अपने ही बिलीफ को क्वेश्चन करने लगते हैं जब उन्हें क्रिमेशन सेरेमनी प्रोवाइड करनी होती है नारनप्पा के लिए। नारनप्पा जिन्होंने पास्ट में ब्राह्मण रूल्स को डिफाई किया है और प्रणेशाचार्य एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण है, तो वो एक तरीके का थॉट प्रोसेस रखते हैं कि क्या मुझे नारनप्पा के लिए इतने राइट्स को इतने सेरेमनीज को करने की जरूरत भी है या नहीं। तो ही has an internal struggle while performing funeral rites for Narnappa. He is torn between tradition and his own feeling. इवन उनकी वाइफ की डेथ भी हो जाती है, प्रणेशाचार्य की वाइफ की डेथ भी हो जाती है, जो कि उनकी मॉरल कंफ्यूजन को और ज्यादा डिटेल कर देती है। एंड ही स्टार्ट्स चैलेंजिंग ओल्ड ट्रेडिशंस। तो उस थॉट प्रोसेस में ही इस नॉवेल का एंड हो जाता है। ओपन एंडेड कंक्लूजन हमें कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रणेशाचार्य का ये जो डिलेमा है ये चलता ही रहेगा। इट इज नथिंग लाइक दैट कि इट हैज एंडेड, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनल ग्रोथ। ट्रेडिशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच ओपन एंड करके इस नॉवेल को एंड कर दिया जाता है। तमस की पूरी स्टोरी को आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, तभी ये क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे किस तरीके से तमस क्रिटिसाइज करती है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को। तमस में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को पूरे तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ था तो दंगे हुए थे। अब हमें यहाँ पर दिखाया गया कि दंगे हो गए बिकॉज ऑफ स्लॉटरिंग अ पिग, और वो काम दिया गया था हमारे प्रोटैगनिस्ट नाथू को। The ultimate thing is कि there were riots between Hindus and Muslims and all the other communities. British police इस divide और rule पर खुश थी. They were not doing anything, imposing any curfew or any violence against all the rioters. नॉवल हाईलाइट करती है ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन कैसे हमें ह्यूमन कॉस्ट पर मिला। ब्रिटिशर्स वांटेड टू लीव इंडिया इन अ हॉलो शेप, बिल्कुल खाली करके, बिल्कुल शून्य करके छोड़ना चाहते थे ताकि हम आपस में ही एक दूसरे से लड़कर खत्म हो जाएं। एंड दे वर विक्टोरियस ऑल्सो इन सम सेंस। तो पॉलिटिकल लीडर्स ने ही तो कम्युनल वायलेंस को हवा दी थी पर्सनल गेन के लिए, ताकि ऐसा लगे कि ओ माय गॉड आप ऐसी कंट्री छोड़ कर आए, वहां के तो लोग आपस में इतना लड़ते हैं। ह्यूमन सफरिंग उनके लिए जरूरी थी अगर ह्यूमन सफरिंग इंडियंस की है। तो तमस इलस्ट्रेट करता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने किस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग स्कार्स छोड़े हैं हमारे दिलों पर, हमारी बॉडीज पर। कम्युनल वायलेंस को वही फॉस्टर करके गए थे एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड इसीलिए एक काला धब्बा है इंडिया के लिए। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं। गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्ले। तुगलक जी के कैरेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, चेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करिए। अभी हम बात कर रहे हैं तुगलक जी के कैरेक्टर के ऑपोजिंग एक्सट्रीम्स की।
यही क्वेश्चंस घुमा फिरा कर किसी और लैंग्वेज में भी आ सकते हैं। तो तुगलक वॉज अ पर्सन जो कि बहुत आइडियलिज्म के साथ चलना चाहते थे, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना चाहते थे, लेकिन शायद खुद ही नहीं देख पा रहे थे कि उनकी ये प्रैक्टिकलिटी किस तरीके से लोगों को पसंद नहीं आ रही है। बहुत ऐसी कोशिशें की उन्होंने कि बहुत एडवांस डिसीजंस लिए जाएं, लेकिन शायद प्रॉपरली प्लान्ड नहीं थे। लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम था बट लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम था उनके डिसीजंस में, विच लेड टू वाइड स्प्रेड सफरिंग। वायलेंट टेक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए टैक्सेस वसूल करने के लिए, वाइल शिफ्टिंग द कैपिटल एंड वाइल डूइंग अ काइंड ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो ऐसा सब कुछ उन्होंने किया जो आजकल भी होता है। ऐसा नहीं है कि आजकल ये सब चीजें नहीं होती हैं, बट आर डन विद अ प्रैक्टिकल प्लानिंग, नथिंग इम्पल्सिव। तुगलक जी थोड़े से इम्पल्सिव थे। मैंने डिसीजन ले लिया है, ही यूज्ड टू थिंक कि मैंने डिसीजन ले लिया है तो अब इम्प्लीमेंट बस आज से और अभी से ही हो जाना चाहिए। कैपिटल शिफ्ट किया जाना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, है ना। डिमोनेटाइजेशन किया जाना नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। टैक्सेस को आप अननेसेसरीली वसूल नहीं कर सकते इफ द पीपल आर सफरिंग, राइट। तो तुगलक जी का एक पैरानॉइड बिहेवियर था, एक एरेटिक बिहेवियर था, जिसने उन्हें आइसोलेट कर दिया फ्रॉम ऑल हिज कोर्टियर्स एंड सब्जेक्ट्स। अनचेक्ड आइडियलिज्म होना चाहिए, लेकिन अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड आइडियलिज्म will lead to the devastation of the king, and it will seem like an authoritarian rule, which actually became a cause of destruction for Sultan Muhammad bin Tughlaq. नेक्स्ट क्वेश्चन लतिका जी के बारे में है, फ्रॉम द स्टोरी बर्ड्स, एंड हिंदी ट्रांसलेशन इसका है परिंदे। लतिका का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखना है। लतिका इज लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ हर लवर मेजर गिरीश नेगी। गिरीश जी की डेथ के बाद भी वो उनके साथ ही जुड़ी रहती हैं और अपने आप को एक स्ट्रिक्ट पर्सन में कन्वर्ट कर देती हैं, स्ट्रिक्ट हॉस्टल वार्डन बन जाती हैं, जो कि गर्ल्स को एंजॉय नहीं करने देती हैं। उनका ग्रीफ उन्हें आइसोलेट कर देता है, नए कनेक्शंस को रिजेक्ट करती हैं, कॉन्सर्ट्स में जाना अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ जस्ट लाइक दैट टाइम स्पेंड करना भी उन्हें बहुत हेवी लगता है। शी ऑलवेज वांटेड टू रिमेन आइसोलेटेड। तो शी टेक्स दी एनवेलप ऑफ अ गर्ल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनका उस गर्ल का, जूली का एक लव लेटर था। तो उन्हें लगता है कि मैं प्यार नहीं कर पा रही हूँ, किसी और को भी प्यार करने का राइट नहीं है, प्यार में तो बस दिल टूटते हैं। लेकिन धीरे 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 वो उस ऑरा से बाहर आ जाती हैं। शी ट्राइज टू मेक अ कनेक्शन विद द पीपल अराउंड हर। तो स्टोरी पूरे तरीके से मेमोरीज में ही डूबी हुई है। मेमोरीज किस तरीके से लोगों को हॉन्ट करती हैं, दैट हैज बीन शोन। सॉल्ट एज ए मेटाफोर फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन द स्टोरी सॉल्ट। सॉल्ट में उत्तम चंद नाम के एक मनी लेंडर हैं। स्टोरी में उन्हें बनिया भी कहा गया है, जो कि एक पूरी ट्राइबल को नमक से वंचित कर देते हैं। आफ्टर द ट्राइबल डिनाइज टू वर्क फॉर हिम विदाउट वेजेस, तो वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नमक से मारूंगा। दिस इज द एग्जैक्ट डायलॉग। और ट्राइबल्स को अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नमक छीन लो हमारा नमक, इसमें क्या जाता है। बट स्लोली एंड स्टेडली द होल ट्राइब कम्स टू नो कि नमक कितना एसेंशियल है। नमक ही तो अकेला मसाला है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली नीडेड फॉर टेस्ट बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑल्सो। तो धीरे 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 पूरी ट्राइब परेशान हो जाती है जब उत्तम चंद हर तरीके से नमक की सप्लाई रोक देते हैं पूरे ट्राइब के लिए। ट्राइब के एक लीडर हैं पूर्ति मुंडा, जो बहुत एफर्ट्स करते हैं, इवन एक एनिमल लिक भी ढूंढ लेते हैं नमक का, और एक एलिफेंट के साथ भी स्ट्रगल करनी पड़ती है उन्हें नमक पाने के लिए। तो नमक किस तरीके से कंप्लीट डेप्रिवेशन है ह्यूमन बींग्स के लिए, दैट हैज बीन शोन। और वो एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से पूरे ट्राइब के लिए कंप्लीटली डीह्यूमनाइजिंग है, दैट हैज बीन शोन इन दिस स्टोरी। कॉम्प्रोमाइज एज एन एलिगरी। कभी खुद से बातें की हैं? की तो बहुत बार है। मन में हम जो बातें करते हैं वो खुद से ही होती हैं, लेकिन क्या सच में
एक मिरर अपने हाथ में उठाकर खुद से इस तरीके से बातें की हैं कि एज इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स. दैट इज ब्यूटिफुली शोन इन दिस स्टोरी बाय विजयदान देता. काफी पॉपुलर राजस्थानी स्टोरी है. राजस्थानी में इसका नाम है राजी नावो. आस्करन नाम के एक कैरेक्टर दिखाए गए जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हैं और अपने आप से ही बातें करते हैं मिरर में देखकर. मिरर की पर्सनालिटी को उन्होंने काइंड ऑफ हायर किया हुआ है खुद को समझाने के लिए. जब भी खुद बिगड़ते हैं, मूवीज देखकर आते हैं पढ़ाई के नाम पर, लड़कियों का पीछा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत अपने अपनी चादर से बाहर अपने पैर फैलाते हैं, तब तब वो मिरर आकर उनको समझाता है. तो पूरी स्टोरी एक तरीके से एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. एक इंसान अपने आप को किस तरीके से देखता है और एंड में वो उस मिरर को ब्रेक कर देते हैं क्योंकि मोरालिटी उन्हें अपनी लाइफ में पसंद नहीं आती है. मटेरियलिज्म की चाहत है उन्हें. और बिल्कुल लास्ट में ये दिखाया गया कि आस्करन हैज बिकम अ करप्ट पुलिस ऑफिशियल जिनकी इनकम लाखों में है. तो स्टोरी कॉम्प्रोमाइज क्रिटिक करती है कि किस तरीके से सेल्फ और इंटेग्रिटी और मोरालिटी को लूज करके आप एक करप्ट इंसान बन सकते हैं. करप्शन और मोरालिटी की एक वॉर दिखाई गई है स्टोरी में एलिगोरिकली. बर्थडेज कितने स्पेशल होते हैं हम सबके लिए, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर वेल ऑफ. केक कट करना है, ड्रेसेस लानी है, घूमने जाना है, दिस एंड दैट. एंड इमेजिन अ पर्सन जिसके पास अपने बर्थडे पर एक कप चाय पीने के भी पैसे ना हो. तो बर्थडे इस स्टोरी में हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने बर्थडे वाले दिन एक कप चाय पीने के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है. उनका डिजायर है पूरा दिन कि लोग उन्हें उनके साथ कनेक्ट करें, एक हैप्पी डे जाए उनका, एटलीस्ट कुछ खाने पीने को तो मिल जाए. तो सिंबलाइज करता है कि किस तरीके से इट कैन बी जस्ट अ नॉर्मल डे, नॉर्मल हैप्पी सेलिब्रेटिंग डे फॉर अदर्स. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बेसिक्स के लिए भी पैसे नहीं हैं. तो सोशल इनइक्वालिटी ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है और स्टोरी इनइक्वालिटी को क्रिटिक करती है कि किस तरीके से आप हमेशा सोचते रहते हैं कि ये दिन तो मेरे लिए खास रहने वाला है, लेकिन हमारे नैरेटर, हमारे स्पीकर बिल्कुल उदास नहीं होते और कंटिन्यूअसली उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अभी मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद जरूर मिल जाएगा. कंटिन्यूअसली पूरी स्टोरी में उनका एक रेवोल्यूशन और होप लगातार चलता रहता है. एंड बाय द एंड समहाउ ही गेट्स टू ईट. किस तरीके से, उसके लिए आपको पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत है. वेरी लोनली शी. ओल्ड एज की ट्रबल्स, ओल्ड एज की लोनलीनेस दिखाती हुई एक कहानी. हमें से भी कई लोगों के ऐसे बहुत से रिश्तेदार होंगे जो अकेले किसी विलेज में रह रहे हैं एंड वी डू नॉट थिंक अबाउट देम मच. रह रहे हैं ना, इट इज ओके. तो ऐसे ही एक रिश्तेदार हैं हमारे नैरेटर मनोहर जी के. मनोहर नेफ्यू हैं ऑफ कोर्स अपनी एक मासी के, जिसको वो पूरन मासी कहते हैं, पूरन मासी, जो कि एक एल्डरली विमेन हैं, अबेंडन की गई हैं अपनी फैमिली से, विडो हैं, तो अलग से रहती हैं सबसे. और मनोहर का बचपन में उनसे काफी लगाव रहा होगा. वो उनको विजिट करते हैं ड्यूरिंग अ ट्रेन हॉल्ट, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं उनके साथ. एंड ही रियलाइजेस कि पूरन मासी इज कंप्लीटली केयरिंग. जिस तरीके की वो चाय पिया करते थे, जिस तरीके के यूटेंसिल्स में चाय पिया करते थे, सब कुछ ध्यान है पूरन मासी को. और बातों ही बातों में मनोहर से पूरन मासी को पता चलता है कि मनोहर की सिस्टर के हस्बैंड की रिसेंट डेथ हुई थी. एंड देन शी इज शॉक्ड कि ठीक है, खुशी में मुझे कभी नहीं बताया, क्या मैं इतनी पराई हो गई कि दुख की कोई बात भी मुझे नहीं बताओगे. तो यहां पर उनका लोनलीनेस अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है. स्टोरी क्रिटिक करती है कि किस तरीके से जेनरेशन्स एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और एल्डरली लोगों का इमोशनल नेग्लेक्ट शुरू हो जाता है. That is the toll of aging. That is where we should understand the importance of empathy and family connections. अमृत राय जी की लिखी हुई पूरी
बायोग्राफी तो आप पढ़ेंगे ही प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में अलग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। प्रेमचंद जी काफी अच्छे राइटर थे, हिंदी और उर्दू दोनों के ही। ये 1800s का और 1900s के बिगिनिंग का टाइम ऐसा था जब सभी को हिंदी और उर्दू दोनों लिखना आता था, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू। इवन माय ग्रेट ग्रैंडफादर न्यू प्रॉपरली हाउ टू राइट उर्दू। इनिशियली उर्दू में लिखना शुरू किया उन्होंने, धीरे 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 हिंदी की तरफ स्विच हो गए। देन स्टार्टेड राइटिंग एज अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, नॉट लाइक कि कभी हिंदी देवनागरी फॉन्ट यूज करें और कभी उर्दू का फॉन्ट यूज करें, इट वाज नॉट लाइक दैट। लेकिन उर्दू शब्दों का इस्तेमाल वाइल राइटिंग हिंदी, हिंदी शब्दों का इस्तेमाल वाइल राइटिंग समथिंग उर्दू। तो उनकी स्टोरीज, पंच परमेश्वर में तो आप देखिए कैरेक्टर्स ही हिंदू और मुस्लिम दोनों नजर आते हैं, इफ यू हैव रेड इट। सेवा सदन जो कि ओरिजिनली बाजारे हुस्न लिखी गई थी, इसमें भी हमें हिंदी और उर्दू दोनों के वर्ड्स नजर आते हैं। इवन उनके बाकी सभी वर्क्स, गोदान, सेवा सदन एंड मेनी अदर राइटिंग्स, कफन, कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि उर्दू इज नॉट समथिंग जिसको पूरे तरीके से छोड़ पाए, क्योंकि छोड़ना चाहते ही नहीं थे, कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर किसी इंसान को दो भाषाएं अच्छे से आती हैं तो हमें उनकी कोड मिक्सिंग नजर आनी ही चाहिए उनकी राइटिंग में, लेकिन ब्यूटीफुली, नॉट लाइक दैट की जबरदस्ती इंसर्ट किया गया है। तो उनकी इन स्टोरीज के बारे में जाने और इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में लिखे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अमृत राय जी के बारे में भी आपको लिखना है। पीडीएफ में आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा, और कलम का सिपाही मैंने ऑटोबायोग्राफी का वीडियो बनाया ही है, वो भी देखिए साथ ही साथ। अब बढ़ते हैं बामा जी की तरफ। बामा जी की ऑटोबायोग्राफी करूकू किस तरीके से दलित्स के बारे में हमें बताती है, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन हमें बताती है, किस तरीके से दलित्स को इनिशियली एजुकेट होने के लिए भी रोका जाता था और कितनी स्ट्रगल्स के साथ उन्होंने एक्सेस टू एजुकेशन लिया इन स्पाइट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बामा क्रिटिक करती हैं कि कास्ट और क्लास एक बहुत बड़े बैरियर हैं किसी भी पर्सन की ग्रोथ में, और एजुकेशन लेने के लिए अपने आप को सोशली एलिनेट होने से बचाने के लिए कितनी ही स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं एक ह्यूमन बीइंग को। एंड दैट इज व्हेन द रियल चेंज अकर्स। आज हम पढ़ रहे हैं ना उनके बारे में, यानी कि उनमें कुछ तो खास है, लेकिन वो खास जो रहा ना, उसके पीछे की स्ट्रगल हम सब नहीं जानते हैं। कितना बड़ा कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस रहा होगा आसपास के लोगों को, एक दलित विमेन को प्रोग्रेस करते हुए देखकर किस तरीके से उन्होंने जेन्युइन सोशल जस्टिस को अचीव किया आफ्टर फाइटिंग विद ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस। तो ये सब कुछ आप कवर करिए जो इस वीडियो में दिया गया। डिटेल में कवर करने के लिए यू कैन ग्रैब ऑल दीज पीडीएफ्स, जहां पर आपको सभी पोएट्रीज करवाई हैं मैंने विद फुल टेक्स्ट, 37 पेजेस की, 19 पेजेस के फिक्शन, नॉन फिक्शन और प्ले की समरी है पहले, और उसी समरी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हैं 21 पेजेस के, 17 ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी इन सभी टॉपिक्स की help से। How to grab the PDF? You can connect at this Telegram link. मेरे बैचेस दिसंबर के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से जो भी दिसंबर एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज कनेक्ट हो जाइए और जल्दी ज्वाइन करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि दिसंबर में एग्जाम है और आप मिड नवंबर में पूछते हैं कि क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, तब पॉसिबल नहीं होता। प्लीज 2 to 3 मंथ्स इन एडवांस किसी भी सब्जेक्ट को लाइव अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्वेरी करिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।